हाय फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th साइंस अम्ल क्षार एवं लवण का जो सीरीज शुरू किए थे उसका हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। यह आपका आखिरी और तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग लवण के बारे में जानेंगे और कुछ पदार्थों के, कुछ यौगिकों के उपयोग के बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहला है साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन तो HCl प्लस NaOH। अब देखिए, लवण जो होता है आप लोग जानते ही हैं, अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। जल भी बनता है, लवण का निर्माण होता है। लवण जो यहाँ पे बना है NaCl, HCl प्लस NaOH के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप NaCl का निर्माण हुआ है। जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया के बाद NaCl का निर्माण हुआ है। यह एक प्रकार का लवण है। इसे हम साधारण नमक भी बोलते हैं या घरेलू नमक बोलते हैं। हम लोग जो घर में नमक का उपयोग करते हैं वो NaCl ही होता है। अब देखिए, यहाँ पे HCl में अम्ल का गुण होता है, NaOH में क्षार का गुण होता है, तो क्षारक का गुण होता है। तो HCl क्या करता है, इसके गुण को काट देता है और NaOH इसके गुण को काटता है। ये एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, तो इससे लवण का निर्माण होता है। और ये जो लवण है ये उदासीन होते हैं। आपको पता ही है, जब ये उदासीन है तो इसका pH मान क्या होगा, 7 होगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ब्रैकेट में लिखा है लवण जल। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, NaCl। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन, ब्रैकेट में क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। अब नीचे में देख लीजिए, NaCl प्लस H2O, ये संतुलित किए, यहाँ जो 2 देख रहे हैं इसको बैलेंस किए समीकरण को। NaCl प्लस H2O क्या बना है, NaOH प्लस Cl प्लस H2। इसमें क्या होता है, क्लोरीन एनोड पे मुक्त होती है और हाइड्रोजन कैथोड पे मुक्त होती है। पूछा भी जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन कहाँ मुक्त होती है, तो क्लोरीन आपकी एनोड पर मुक्त होती है। एनोड पर क्या मुक्त होती है, तो क्लोरीन। और कैथोड पे आपका क्या मुक्त होती है, तो कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब इसका याद रखने का एक तरीका ये भी है, कह याद रखेंगे। कह से क्या याद रखेंगे, क से कैथोड, ह से हाइड्रोजन। तो कैथोड पे हाइड्रोजन मुक्त होगा, एनोड पे क्लोरीन मुक्त होगा। हमारे दैनिक जीवन में लवण का बहुत उपयोग होता है। आप लोग भली भांति समझते हैं लवण के उपयोग के बारे में। और लवण के बारे में इससे पहले भी हम बता चुके थे, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। तो यहाँ पे अब लवण का क्या होता है, टॉपिक खत्म होता है। अब इससे आगे हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के सूत्र, उसके उपयोग को समझेंगे। चलिए आगे हम लोग अब विरंजक चूर्ण देखते हैं। यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिक को देखेंगे और उसका सूत्र देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे और उसका उपयोग कहाँ होता है ये भी देखेंगे। सबसे पहला है विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है, जो इसका सूत्र CaOCl2। शुष्क बुझा हुआ चूना, ब्रैकेट में लिख दिए हैं CaOH का होल 2। ये बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, आप लोग को पता होगा, CaOH का होल 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर आप क्लोरीन की क्रिया करेंगे तो इससे क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे CaOH का होल 2, इसके साथ किसका भी क्रिया कराएं, क्लोरीन का भी क्रिया कराएं, तो अभिक्रिया के बाद CaOCl का होल 2, CaOCl2 प्लस H2O। तो ये जो निर्माण हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl
2। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन की क्रिया करेंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसके लिए अभिक्रिया भी नीचे लिख दी है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है? तो ये देख लीजिए। नंबर 1, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। उपचायक अपचायक आप समझ चुके हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण, उसी में रेडॉक्स में आप उपचायक अपचायक सब समझे। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, नंबर 1। दूसरा है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। सबसे अधिक उपयोग इसी में होता है, जो हम लोग पानी पीते हैं उस जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला है तीसरा, वस्त्र उद्योगों में सूती एवं लेनिन के विरंजन के लिए कागज फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा में, ये सब में इसका उपयोग होता है। पूछेगा कि विरंजक चूर्ण के 2 या 3 उपयोग लिखे, तो आप लोग इस उपयोग को लिख दीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बेकिंग सोडा को देखते हैं। चलिए आगे हम लोग दूसरा देखते हैं, यौगिक बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। अब देखिए, बेकिंग सोडा का जो मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है आपके रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में होता है। कभी कभी इसका उपयोग खाना को जल्दी पकाने के लिए भी होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ेंगे, NaHCO3। देखिए HCO3 को बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं, HCO3 को बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। अब देखिए सोडियम के साथ ये लगा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम लोग कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम भी आप लोग सीख लीजिए पढ़ने के लिए, हो सकता है वहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हो। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से रसोई घर में खाने में होता है, खाना बनाने में। स्वादिष्ट खास्ता या पकौड़ा बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी खाना बनाना हो तो इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कच्चे सामग्री में जब NaCl को, कच्चे सामग्री में जैसे NaCl को जब मिलाया जाता है तब आपका जाके बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इसके लिए समीकरण याद रखेंगे, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। इसके भी जब अभिक्रिया होगा यहाँ का NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, ये जो निर्मित हुआ यहाँ पे NaHCO3, यही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा। अब देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है? देखिए सबसे पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। दूसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। अग्निशामक जो आग बुझाने का काम करता है। आप लोग पेट्रोल पंप सब पे खास करके देखे होंगे, बहुत सारे कोचिंग में ट्यूशन में भी अग्निशामक का उपयोग होता है। अगला है क्षारीय होने के कारण, तो आपको पता होना चाहिए NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रकृति से कैसी होती है? क्षारीय। क्षारीय होने के कारण इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में होता है। यदि कोई पेट में किसी प्रकार की अम्लता हो गई तो इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल उस समय भी किया जाता है। तो हम लोग यहाँ बेकिंग सोडा पढ़ लिए। आगे हम लोग धोवन सोडा या धोने का सोडा देखते हैं। चलिए आगे हम लोग तीसरा देखते हैं, धोने का सोडा। इसको धोने का सोडा कहिए, धोवन सोडा कहिए, धोबिया सोडा कहिए, सब नाम सेम ही है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका सूत्र हो गया। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो होता है, जो पहले बताया कुछ देर पहले, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोवन सोडा प्राप्त होता है। तो Na2CO3 प्लस 10H2O, यहाँ आपका सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण हो रहा है जल के 10 अणु के साथ। क्रिस्टलीकरण के बाद क्या बना? Na2CO3 इंटू 10H2O, इसी को हम लोग धोवन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं।
धोने के सोडा का उपयोग कहाँ होता है? देखिए, धोने के सोडा में तो मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट ही होता है, इसका 10H2O जल के 10 अणु होता है, तो इसमें मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट ही होता है। तो धोने के सोडा का उपयोग, इसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरैक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। तीसरा है, सोडियम कार्बोनेट के उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। चौथा है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी आपके धोने के सोडा, धोवन सोडा का उपयोग होता है। चलिए आगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं। चलिए आगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं। ये आपके क्लास 10th का यौगिकों में सबसे अंतिम है। इसके सूत्र एवं इसके उपयोग को देखेंगे। इसके बाद आपका आम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर क्या होगा, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको देख चुके हैं। तो पहला और दूसरा चैप्टर क्लास 10 साइंस का खत्म हो जाएगा। फिर अब आगे हम लोग धातु और अधातु पढ़ेंगे, जो तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 10th का है। चलिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट या इसको हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको जिप्सम का सूत्र पता होना चाहिए, CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है। यदि आप लोग को यौगिक सूत्र नहीं पता है तो इसी वीडियो में जब आप लोग जाइएगा तो वहाँ खोज लीजिएगा, वहाँ वीडियो डाला हुआ है यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एवं उनके रासायनिक सूत्र। तो वहाँ लगभग 20-22 महत्वपूर्ण क्लास 10th के यौगिकों का चर्चा हुआ है, उनके सूत्रों के बारे में बताया गया। वो सिर्फ क्लास 10th के लिए ही नहीं है, नॉर्मल जो भी कंपटीशन एग्जाम 10th लेवल पे होते हैं वो सब में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग जो इस वीडियो को साइंस के सीरीज को देख रहे हैं, ये आपका ग्रुप डी टेक्नीशियन रेलवे का जो एग्जाम होता है, इसमें 10th लेवल का साइंस रहता है, चाहे वो टेक्नीशियन हो जाए, ग्रुप डी हो जाए। इस बार आप लोग देखे होंगे रेलवे टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 9th और 10th लेवल का ही साइंस पूछा गया था। इसलिए यदि कोई भी इस सीरीज को लगातार प्रत्येक चैप्टर को देखते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज को देखते हैं, तो आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी मदद मिलेगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अपने साथियों के बीच भी शेयर करें ताकि उसका भी कुछ फायदा हो जाए। देखिए, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4 × 12H2O बनाता है, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। देखिए, जिप्सम को जब आप 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, यदि पूछते हैं कि डिग्री सेल्सियस में, तो आपको पता है इसमें से 273 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में से 273 घटाते हैं तो डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। जिप्सम को आप 373 केल्विन पर गर्म कीजिए या 100 डिग्री सेल्सियस पे, सेम ही बात है। तो ये जिप्सम का सूत्र हो गया। जब इसको आप 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, जिसका सूत्र यहाँ लिखा है CaSO4 × 12H2O बनाता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब देखिए, इसका दो सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 का होल 2 × H2O। अब थोड़ा यहाँ बारीकी से समझिए, CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम का हो गया, CaSO4 का होल 2 × H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब देखिए ये सूत्र कैसे बना, इधर होल 2 है ना, उधर जाके हाफ हो जाएगा, तो CaSO4 इधर इसका होल है, × के उस साइड जाके हाफ हो गया। तो आप जो देख रहे हैं ये सूत्र और ये सूत्र, ये दोनों आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और ये किसका है, जिप्सम का। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग इसको बराबर देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। इंटू में भी जल के दो अणु रहेंगे, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट × 2H2O जल के दो अणु, तो जिप्सम का। यदि जल के हाफ अणु है कैल्शियम सल्फेट के साथ, या कैल्शियम सल्फेट का होल 2 है, तो ये दोनों प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये जिप्सम का। अब देखिए, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप लोग POP भी बोलते हैं, P से प्लास्टर, O से ऑफ, P से पेरिस। POP का उपयोग कहाँ होता है, खिलौना बनाने में आपका POP का उपयोग होता है। दूसरा, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने में होता है।
आप लोग दीवार सब देखते होंगे, दीवार को जो पुट्टी किया जाता है पीओपी के द्वारा ही, तो सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने में, टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में, डॉक्टरों के द्वारा जो आपका हड्डी टूट जाता है उसको सही जगह स्थिर करने में पीओपी का ही इस्तेमाल होता है। इस तरह हम लोग बेकिंग सोडा, उसके बाद हम लोग व्यंजक चूर्ण, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबका यौगिक सूत्र, उसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम भी देखें, यौगिक सूत्र भी देखें और उसका उपयोग भी देख लें। मुख्य रूप से आपके क्लास 10 एनसीईआरटी में ये 4 का ही चर्चा है और ये 4 ही समानता पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।